Okay, so basically, see, this is the recent supplement that Institute has launched, and I hope you must have received the video of PIRP as well. That was 13 minutes video was given to you, and that was nothing but supplement only. So एक छोटा सा एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड हुआ था जो मैं करा चुकी हूँ, पर अभी इस पूरी सप्लीमेंट को हम स्टार्टिंग से देखते हैं सो दैट अपने दिमाग में ये डाउट आता है, किसी कोचिंग क्लास के स्टूडेंट ने बोल दिया, किसी फ्रेंड ने बोल दिया, किसी क्लासमेट ने बोल दिया कि इसमें अमेंडमेंट्स है, और अमेंडमेंट सुन के ही हमारा दिमाग खराब हो जाता है। जितना पढ़ा था उस वक्त टेंशन और बढ़ने लगता है, यार मेरा तो कुछ नहीं छूट रहा है ना, हम ऑन द स्पॉट मैम को टेक्स्ट करते हैं, मैम ये वाला अपना हो चुका है ना, ये बाकी तो नहीं है ना। सो इन सारे डाउट्स को थोड़ा फुल स्टॉप लगाते हैं, छोटा सा टॉपिक है। सी बेसिकली आई वुड से एज सच आपके लिए अमेंडमेंट्स बहुत ही रेयर है। So coming on this thing, I would like to just have some answers from you, and that too from chat box. थोड़ा अपने आप को रिवाइंड मोड में डालो और थोड़ा याद करो, क्या हमने ऐसा नहीं सीखा था कि स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन बदल चुकी है बाय फाइनेंस एक्ट 2020? क्या हमने ये नहीं सीखा था कि फाइनेंस एक्ट में स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन बदल दी, दैट इज फाइनेंस एक्ट 2021 ने। सो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन हमने की थी कि नहीं की थी? डेफिनेशन चेंज, पेड अप कैपिटल 50 लाख, टर्नओवर जो 2 करोड़ हुआ करता था उसको हमने चेंजेस किए थे, राइट? चैट बॉक्स, राइट? सो दिस इज द वन डेफिनेशन चेंज। डेफिनेटली हम वापस यहां से करेंगे, पर ये चेंज हम कर चुके हैं अपने कोर्स में। सो ऐसा नहीं है कि ये मैं नया सिखाने जा रही हूँ, यू नो दैट। सेकेंड, क्या मैंने ऐसा नहीं सिखाया था कि ओपीसी में सिटीजन एंड रेसिडेंट जो एक कंडीशन हुआ करती थी जिसमें सिटीजन वर्ड को हटा दिया एंड रेसिडेंट के लिए जो 182 डेज था उसको 120 कर दिया? क्या ये हमने नहीं किया था? किया था ना? यस। सो दिस इज समथिंग, टू चेंजेस दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, दैट ओपीसी में ये चेंज हुआ जो चैप्टर नंबर 2 में कवर्ड है, राइट? एंड स्मॉल कंपनी में जो चेंज है दैट इज चैप्टर नंबर 4 में कवर्ड है। दिस टू मेन चेंजेस। अलोंग विद दैट, ट्राई टू रिमेंबर चैप्टर नंबर 12, कन्वर्जन ऑफ कंपनीज, जिसमें मैम ओपीसी को अगर हमें नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ा तो 2 वेज है, मैंडेटरी एंड वॉलेंट्री। क्या मैंने ये नहीं सिखाया था कि मैंडेटरी पूरा कॉन्सेप्ट ही जा चुका है? बिकॉज अब आपको कंपल्सरीली टर्नओवर एंड कैपिटल को क्रॉस होने के बाद ओपीसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट कॉल्ड मैंडेटरी कन्वर्जन। हेलो, अर्लियर इट वॉज देयर, हमने ये टॉपिक उड़ा दिया था, हमने नहीं किया था, तो यहाँ पे भी वो ओमिटेड है। एंड फोर्थ, वॉलेंट्री, जो एक टाइम था कि 2 साल के पहले तो आप कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, कहने से वो 2 साल का रिक्वायरमेंट अभी है ही नहीं। यू कैन इजीली कन्वर्ट योर ओपीसी इन प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी एज एंड व्हेन यू फील लाइक। देयर इज नो कंपल्जन ऑफ ओनली आफ्टर 2 years, करेक्ट? किया था ना? तो पहले तो मैं बता दूं, यही 4 मेजर अमेंडमेंट्स है, ये 4 मेजर अमेंडमेंट्स है। कमिंग ऑन द सप्लीमेंट नाउ, चलो स्टार्ट करते हैं। सो देखो, चैप्टर नंबर 2 जिसमें ये कुछ किया हमने, चैप्टर नंबर 12 में मुझे आपको 1-2 चेंजेस करवाने हैं, चैप्टर नंबर 13 में कुछ भी नहीं कराना है। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मैंने उद्यम करवा दिया? क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मैंने उद्यम आपको एमएसएमई करवा दिया? यस, वही चीज यहाँ पे रिपीट में है। अपने लिए वो मैटर नहीं करता बिकॉज हमारी नोट्स भी उस चीज के लिए अमेंडेड थी। आपको जो प्रोविंग्स का मटेरियल मिला था, दैट वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन, उसमें उद्यम ऑलरेडी कवर्ड था। सो सप्लीमेंट में इसलिए दिया है सो दैट ऑल दो स्टूडेंट्स थॉट हैविंग ओल्ड मॉड्यूल, अगर उनके पास नहीं है तो उनके लिए उद्यम। एंड आपको 13 मिनट्स का वीडियो मिल चुका है अबाउट PIRP, करेक्ट? करेक्ट एवरीवन? यस। सो मैम बचा क्या इन दोनों चैप्टर्स के बारे में? एग्जैक्टली 2 एंड चैप्टर नंबर 12, इन दोनों में मुझे ये सप्लीमेंट डील करनी है। करते हैं स्टार्ट। अब आप देख सकते हो लिस्टेड कंपनी का मीनिंग दिया है। नाउ सी, हमारे लिए कोर्स में एसेट लिस्टेड कंपनी सिर्फ इतना था दैट लिस्टेड कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। इतना ही मीनिंग है ना हमारे लिए? इतना ही मीनिंग है ना हमारे लिए? वन लाइन आंसर, वेदर यू रीड इट फ्रॉम सेबी, वेदर यू रीड इट फ्रॉम कंपनी लॉ, वेदर यू रीड इट फ्रॉम एनीवेयर एल्स, द वन लाइन मीनिंग। अब उसमें कुछ नया एडिशन आया है। क्या एडिशन आया है? कि गवर्नमेंट चाहे तो कुछ कंपनीज को एक्सक्लूड कर सकती है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी। तो मैम कौन सी कंपनी को एक्सक्लूड किया है? तो ये कंटेंट अब आपके काम का। So this is a new content that should be added somewhere in the book, चाहे आप इसको कंपनी लॉ में कवर करो,
चाहे ये वाली बुक में कवर करो, कहीं पे भी कवर करो, बट दिस शुड बी योर न्यू कवरेज दैट फॉलोइंग कंपनीज विल नॉट बी ट्रीटेड एज लिस्टेड कंपनी। क्लैरिटी, पहले तो अमेंडमेंट क्या है, क्लैरिटी अमेंडमेंट क्या है? सो आपको ये क्या अमेंडमेंट है मैम? लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में कौन सी इंक्लूड नहीं होती, नॉट टू बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड, दैट इज द वन न्यू एडिशन दैट यू आर सपोज टू ऐड। और ये वाला पॉइंट क्या बताता है मैम? जिन कंपनी के इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है, देखो मैम, we can list our debentures, we can list our preference share, we can list our equity, but basically आपका इक्विटी लिस्टेड है? नहीं मैम। आपका डिबेंचर लिक्विड है, आई मीन लिस्टेड है? हाँ मैम। आपका डिबेंचर कौन सा है मैम? नॉन कन्वर्टेबल, मतलब वो कभी इक्विटी नहीं बनेगा? नहीं मैम। आपका क्या लिस्टेड है मैम? प्रेफरेंस शेयर। अच्छा मैम, कन्वर्टेबल है? नो मैम, नॉन कन्वर्टेबल, मतलब वो कभी इक्विटी नहीं बनेगा? नहीं मैम, वो कभी इक्विटी नहीं बनेगा। अगर आप इक्विटी को लिस्ट नहीं कराए हो, भले आपकी कंपनी अदर सिक्योरिटीज के साथ लिस्टेड है, पर हम जो लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, हम उसको इसमें काउंट नहीं करेंगे। मैम क्यों काउंट नहीं करेंगे? लेट्स टेक अ रेफरेंस ऑफ कंपनी लॉ। कैन आई से विमेन डायरेक्टर, विमेन डायरेक्टर की प्रोविजन सिर्फ उन कंपनी को एप्लीकेबल है जो लिस्टेड है, और जो अनलिस्टेड है जिनकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और मोर है एंड टर्नओवर 300 करोड़ और मोर है, करेक्ट? तो मैम जब तब हम लिस्टेड की बात करते हैं, तो हम तब तो क्या सोचते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, करेक्ट? बट इन सबको अब हम लिस्टेड नहीं मानेंगे जिन्होंने अपना लिस्टिंग क्या करवाया मैम? नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और आई कैन से डेट सिक्योरिटी, और बोथ। तो आई एम सॉरी टू से, अगर आपको अपने आप को लिस्टेड मानना है तो प्लीज इक्विटी को लिस्टेड कराओ, या तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर या कन्वर्टेबल डेट को लिस्टेड कराओ। अदरवाइज हम आपको कभी भी कंपनी लॉ के पर्पस के लिए लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? सो आज की तारीख में लिस्टेड मतलब पूरे कंपनी लॉ में जहां जहां यूज किया लिस्टेड कंपनीज ओनली, मतलब लिस्टेड मतलब क्या मैम? ओनली कंपनीज जिनका कन्वर्टेबल या तो लिस्टेड है या तो खुद इक्विटी लिस्टेड है। नॉन कन्वर्टेबल हम उसको लिस्टेड नहीं गिनेंगे। सेकंड मैम, व्हाट अबाउट प्राइवेट कंपनी? सो प्राइवेट कंपनी जिनका नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी लिस्टेड है, उसको भी हम नहीं काउंट करेंगे। एंड public companies who has not listed their equity share on recognized stock exchange but whose equity are listed, you can say, on a stock exchange in a jurisdiction as specified in 23 subsection 3 of Companies Act 13. So basically मैम, अगर आपको आप प्राइवेट कंपनी हो, सॉरी नॉन कन्वर्टेबल पब्लिक कंपनी हो, अगर आप इस सेक्शन के अंडर, दैट इज सेक्शन नंबर 23, जिसमें टाइप्स ऑफ इशू की बात करते हैं, अगर आप इस केस में कहीं पे भी लिस्टेड हुए हो, तो हम आपको इस डेफिनेशन के वाइज लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। सो रिपीट में, 2 क्लॉज 52 टॉक्स अबाउट लिस्टेड कंपनी, जिसका मीनिंग ये है कि लिस्टेड कंपनी मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है। तो मैम ये वाली भी तो लिस्टेड है, हाँ, पर इसको हम डेफिनेशन वाइज लिस्टेड नहीं मानेंगे। दिस इज वन अमेंडमेंट एडिशन जो आप बोलो, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर आवर सब्जेक्ट, दिस इज फॉर कंपनी लॉ एज वेल एज, आई कैन से, कहीं ना कहीं आपको सेटिंग अप दोनों में ही यूज होगा। क्लियर? क्लियर एवरीवन? तो ये आपका न्यू एडिशन है। एंड मैम अगर लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन पूछ दे तो ये लिखने का, हाँ अब लिखने का। So you have to write the listed company is a company whose securities are listed on stock exchange, but following will be excluded. राइट? सो समझ में आया? फर्स्ट मैम ये हम कहाँ ऐड करें? जहां पे भी आपको ऐड करना है। इफ यू वांट टू ऐड इन चैप्टर नंबर 2, फाइन, और यू कैन ऐड इन चैप्टर नंबर 4, क्योंकि दोनों में ही कहीं ना कहीं टाइप्स ऑफ कंपनीज कवर्ड है। क्लियर? नाउ मूविंग अहेड मैम, और इसके नोटिफिकेशंस दे रखे हैं, लिंक दे रखे हैं जो हमें नहीं चाहिए। उसके अलावा देखो, मैं आपको समझाने के लिए समझा रही हूँ, पर ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। मैं आपको सिंपली बता दूं कि हमने फॉरेन कंपनी करके एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, करेक्ट? We did foreign company, and foreign company is a company which is incorporated outside India but having place of business in India, right? यस, बट मैम जैसे इंडियन कंपनी को चार्जेस चैप्टर एप्लीकेबल है, डिबेंचर्स एप्लीकेबल है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना एप्लीकेबल है, वैसे फॉरेन कंपनी को भी एप्लीकेबल है। ऑफ कोर्स हम इंडियन को नहीं बख्श रहे हैं, तो हम फॉरेन को कैसे बख्शेंगे? करेक्ट? पर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ हद तक उनको एग्जाम्शन दे सकती है। तो ये जो चीज थी ना, पहले ये वाले सेक्शन में लिखी हुई थी,
पर अभी ऐसा बोला है कि ये लाइन उड़ा दो, क्यों? क्योंकि उसके लिए सेपरेट सेक्शन ऑलरेडी है, तो फिर मैम यहाँ पे क्यों लिखें? सो यहाँ पे ऐसा बोला है कि यू डोंट हैव टू पुट दिस लाइन एनीवेयर प्रोवाइडेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑर्डर, चाहे तो किसी भी क्लास ऑफ कंपनीज को एप्लीकेबिलिटी ऑफ फॉरेन कंपनी की जो प्रोविजन है उसमें से एग्जाम कर सकती है। अब ये पूरा पॉइंट ओमिट हो गया और ये ऐड हो गया, पर मैं आपको इंटरेस्टिंगली बताऊं, ये प्रोविजन, ये वाला स्पेसिफिक चीज आपकी बुक में एनीवे एडेड नहीं था, आपके कोर्स में एनीवे एडेड नहीं था, पर क्योंकि फॉरेन कंपनी आपके कॉन्सेप्ट में है इसीलिए ये ऐड हुआ है। तो मैम एग्जाम ओरिएंटेड ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? नो। समझा? क्लियर? सो दिस इज सेकेंड पॉइंट जो आपको सिर्फ एज अ पॉइंट समझना है, दैट्स इट, नॉट सो मच फॉर एग्जाम। सो मैम ये वाला ऊपर वाला एग्जाम के लिए था, हाँ ये वाला नो। जाओ नेक्स्ट पे, जाओ नेक्स्ट पे। सेम अप्लाइज टू दिस ऑल्सो। सी जो ऊपर बोला ना, तो अभी वो एग्जामिशन मैम ऊपर से तो ओमिट कर दिया, तो एक नया सेक्शन ऐड हुआ गवर्नमेंट को पावर देने के लिए कि गवर्नमेंट चाहे तो फॉरेन कंपनीज को कुछ पर्टिकुलर प्रोविजन में से एग्जाम कर सकती है, और वो एग्जाम करेगी। वो कहाँ लिखा है मैम? ऊपर वाले सेक्शन में से तो आपने एकदम हटा दिया, आपने बोला ये सेक्शन ओमिट कर दो, ओमिट कर दिया ये वाला प्रोविजन, तो अभी नया सेक्शन बनाना पड़ेगा ना, बिल्कुल बनाना पड़ेगा 393A। और उसका लैंग्वेज देखो क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन में एग्जाम्प्ट एनी फॉरेन कंपनी or company incorporated or to be incorporated outside India where the company has or has not been established or a place of business in India as may be specified in the notification। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आपको किसी प्रोविजंस, किसी कंपनी लॉ की प्रोविजन में से आपको एग्जाम्पशन दे सकती है। ये पहले कहाँ लिखा था मैम? इस वाले सेक्शन में। अब कहाँ लिखा है मैम? ये वाले सेक्शन में। सो नॉट अ डिफरेंट। सो मैम एग्जाम ओरिएंटेड नो। एवरीवन हेलो, क्लियर? सो मैम ये भी एग्जाम पॉइंट नहीं है, नहीं है, फर्स्ट वाला था, ये वाले दोनों नहीं। कमिंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, मैम सेक्शन नंबर 62 ऑफ अमेंडमेंट एक्ट, कंपनी लॉ का नहीं है, 13 का सेक्शन नहीं है, ध्यान देना, 2020 का सेक्शन है। तो क्या बोला है? एक सेक्शन है 446B जो पेनल्टीज की बात कर रहा है। लेट मी टेल यू, ये हमारे कोर्स में नहीं है, पर क्योंकि ओपीसी, स्मॉल कंपनी, ये सब हमारे कोर्स में है, इसलिए ये प्रोविजन भी आपको सप्लीमेंट में ऐड किया। तो 446 किस बात की बात करता था मैम? पेनल्टीज के बारे में बात करता था। क्या बात है? सी, ओपीसी और स्मॉल कंपनी अगर वो अपना एनुअल रिटर्न या अपना एमजीटी 14 जो फाइल करना रहता है या अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में फेल जाए, तो कितनी लायबिलिटी होती थी मैम? ये पुरानी पेनल्टी एक बार देखो, और ये आपका कंपनी लॉ का एक्चुअली मैटर है, नॉट फ्रॉम हियर, बट क्योंकि ओपीसी और स्मॉल कंपनी हमारे कॉन्सेप्ट में, इसलिए इस सप्लीमेंट में डाला है। कैन आई से एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेटिंग अप में कहीं पे भी नहीं है। सो मैम ये पेनल्टी हुआ करती थी इफ यू आर ओपीसी, इफ यू आर स्मॉल कंपनी, इफ यू फेल टू फाइल annual return, if you fail to file financial statement, if you fail to file MGT 14 अंडर 117, तो आपकी ये पेनल्टी थी। अब ये पेनल्टी ओमिटेड, तो मैम नया पेनल्टी क्या है? ये वाला, ये नया पेनल्टी है। देखो अब नया पेनल्टी क्या है? ओपीसी, स्मॉल, स्टार्टअप एंड प्रोड्यूसर कंपनी ऑल्सो, or any officer in default or any other person in respect of such company, its officer in default shall be liable to the penalty of not more than half of the penalty specified in the provision, subject to maximum 2 lakh rupees in the case of company, and for officer it is 1 lakh rupees। ये एक नया पेनल्टी है, कहीं पे भी साइड में ऐड कर देना, क्योंकि अपने को जनरलाइज सेटिंग अप में ये नहीं दिया, बिकॉज वी हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ओपीसी स्मॉल, दैट इज व्हाई इट इज कवर्ड हियर। चेक। Clarity, everyone? So this is a new penalty if you are OPC or a small company and not filing financial statement annual return on time। यहाँ तक सब क्लियर? ओके, ना होल्ड ऑन, यहाँ मैं पहुंच गई उधर। या ये मैं करवा चुकी हूँ, आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। दिस इज अ ओल्ड डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी, नो मोर ऑफ यूज, दिस इज अ न्यू डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी। दिस इज न्यू डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी, यू कैन चेक दैट। ये वाला न्यू है, जो ओल्ड था
वो आप हटा के ये वाली प्रोविजन को चेंज करके ये वाली कर सकते हो। एंड आई बिलीव ये आपकी नोट्स में मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। सो यू नो दैट अर्लियर पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 50 lakhs था, अब उसको 2 करोड़ कर दो, और जो आपका टर्नओवर 2 करोड़ था उसकी जगह पे उसको आप कर सकते हो 20 करोड़। करवा दिया ये वाला चेंज ऑलरेडी। सो दिस इज द चेंज इन द स्मॉल कंपनी डेफिनेशन, जो मैं ऑलरेडी आपको क्लास में लाइव बैच में करा चुकी थी। सो वापस में बता दूं, स्मॉल कंपनी की जो डेफिनेशन है उसका पेड अप कैपिटल 50 लाख एंड उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड टर्नओवर 2 करोड़ हुआ करता था। अभी पेड अप कैपिटल 2 करोड़ कर दिया मैक्सिमम, एंड टर्नओवर इज यू कैन सी 20 करोड़। बाकी सेम, बाकी सेम, बाकी नो चेंज। अब मुझे आपको काफी चीजें चेंज करवानी है। सो कम इन योर, डू यू हैव द प्रोविंग्स मटेरियल विद यू एवरीवन? You have a Provings material with you? Okay. So in chapter number 2, everybody, please reach on producer company concept. Producer company में पहुंचो. Producer company में पहुंचो everyone. Give a page number in chat box. Reach there. Producer company. पहुंचे ना? कौन सा पेज नंबर है? 2.20. Okay. फाइन, फेयर। 2.20। अब आपको यहाँ पे बहुत कुछ चेंज दिखेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको सेक्शन यूज किया हुआ है 581, जो मैंने आपको बोला था कंपनीज एक्ट 1956 में ही चल रहा है। करेक्ट? करेक्ट। कंपनीज एक्ट 1956 में ही चलता था ना प्रोड्यूसर कंपनी, क्योंकि उसके लिए कोई नया प्रोविजन बना था। अभी उसको हटा के मैं कंपनीज एक्ट 13 कर रही हूँ, और 581 से एबीसीडी जो थी, अभी वो न्यू सेक्शन आ गया जो कंपनीज एक्ट 13 का है। सो चेक 378A to 378ZU, दिस इज न्यू सेक्शन। मैम ऑब्जेक्टिव सेम है, ऑब्जेक्टिव सेम है। जो आपको नीचे 581B दिख रहा है आपकी बुक में, 581B, उसमें सिर्फ सेक्शन नंबर ये चेंज करो, कंपनीज एक्ट 13 करो, बाकी ये वाला सब कुछ सेम है। ओनली फर्स्ट 2 इंट्रोडक्टरी पैरास वर गिवन, यू हैव टू रिमूव इट बिकॉज वो कंपनीज एक्ट ओल्ड था, अब न्यू है। दिस इज व्हाट द चेंज यू आर सपोज टू डू। आई एम कीपिंग द स्क्रीन ऑन, यू कैन डू इट, you can do it. You take a snap or whatever it is, आपको इतने चेंजेस करना है। सो जो पहले वाला सेक्शन था, ये वाला जो सेक्शन है ये अभी हट जाएगा, 378 आना चाहिए, 8B। चेक करो। So this is your old book that I have, and going in this book, just a second. Yeah. So ये जो था ये पूरा आपका हट जाएगा। करेक्ट? आपको यहां से रखना है एंड सेक्शन नंबर्स बदलना है। क्लियर? सो आपका इनिशियल जो पार्ट था ये सब कुछ हट जाएगा। सो यहां से डायरेक्ट रखो एंड बाकी का सेम, यहां पे सेक्शन बदल जाएगा। बी, आर यू विथ मी ऑन? डन? सो दिस इज वन मोर चेंज, बट ये चेंज एक कोई ऐसा चेंज नहीं है जो मैं ऐसा बोलूं कि यार हमको बहुत सारा चेंजेस हो गया। नो, ऑल आई कैन से इज दैट ओल्ड कंपनीज एक्ट का 1956 का जो रेफरेंस हम लेते थे, अब उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज कंपनीज एक्ट 13 ने उसके जो रूल्स बनाने थे, न्यू सेक्शंस जो थे, सबको नोटिफाई कर दिया है। सो नाउ वी हैव अ न्यू सेक्शन एंड कंपनीज एक्ट विल रिमेन सेम। सो अब तक जो बार बार मैं बोल रही थी कंपनीज एक्ट 1956 है, अब वो नहीं है। इसके अलावा एक और आपको एडिशन करना है। देखो आपकी बुक में ये नहीं होगा, आपकी बुक में ये नहीं होगा जो आपको ऐड करना है। कैन यू सी दैट? इन्वेस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व्स। So this is a new topic that you have to add in your provings material. So it is written, a producer company shall make investment from and out of reserve in any one or in combination of following. So producer company के पास अगर extra funding पड़ा है तो वो चाहे तो उसको
इन्वेस्ट कर सकती है। मैम जनरल रिजर्व में पैसा पड़ा रहेगा, कुछ होने वाला है नहीं, लेट्स जस्ट इन्वेस्ट समवेयर, ऑफ कोर्स यू कैन। सो कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं मैम? अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में, फिक्स डिपॉजिट में, यूनिट्स में, बॉन्ड्स में, पर यूनिट्स एंड बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड के नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के या कोऑपरेटिव सोसाइटी के या तो शेड्यूल बैंक के, या आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में या स्टेट कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट, यहाँ पे चाहो तो डिपॉजिट कर सकते हो। शेड्यूल बैंक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इंडियन ट्रस्ट में किसी ट्रस्ट में कर सकते हो, एंड इंटर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में भी कर सकते हो, एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में भी कर सकते हो। मैम दिस इज न्यू टॉपिक, यस दिस इज योर सप्लीमेंट जो आप देख सकते हो, यहाँ पे बात कर रहा है एमसीए नोटिफिकेशन। एंड अगर आप देखो तो ये नया चैप्टर ऐड हुआ, राइट, एंड प्रोड्यूसर कंपनी जो पुराने सेक्शंस थे वो ओमिट हो गए, एक नया चैप्टर ऐड होके एंड पूरे नए सेक्शंस आ गए, एंड सेक्शंस आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा ऐड हुआ है, दैट इज यहाँ पे ये एक नया टॉपिक मैंने आपकी बुक में ऐड किया है, चेक। बाकी यहाँ पे एक प्रोविजन लिखा है कि रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने का जो कंपनी लॉ पुरानी प्रोविजंस दे रखी है, बाकी सब कंपनीज के लिए, प्रोड्यूसर कंपनी के लिए भी सेम एप्लीकेबल है, नो चेंज। विद इन स्टेट, स्टेट टू स्टेट, आरडी की अप्रूवल सब सेम, नो चेंज, इसलिए ये पॉइंट आपके लिए कहीं मायने नहीं रखता। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोड्यूसर कंपनी अपना जनरल रिजर्व का पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकती है। तो मैम सप्लीमेंट का ये पोर्शन हमें हमारी प्रोड्यूसर कंपनी के नीचे ऐड करना है, यस। क्लैरिटी एवरीवन? क्लियर एवरीवन? सो यहाँ पे दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंबर वन फर्स्ट था जो हमारा लिस्टेड कंपनी, सेकंड स्मॉल कंपनी जो मैं आपको करा चुकी थी, थर्ड दिस वन प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में। अब क्या मैम, नेक्स्ट क्या? सो नेक्स्ट है ये आपके लिए नहीं है, ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। स्पाइस प्लस याद है ना, इनकॉर्पोरेशन, या स्पाइस प्लस, उसमें एक नया चीज आया है कि भाई आपको अपना जीएसटी आईएन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन करवाना है, अगर हाँ तो हाँ लिखना, ना तो ना लिखना। सो दिस इज फॉर अ प्रैक्टिकल लाइफ कि आधार नोटिफिकेशन के बारे में, आधार आइडेंटिफिकेशन के बारे में भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है स्पाइस प्लस में। दैट्स अ प्रैक्टिकल चेंज, नॉट समथिंग फॉर एग्जाम। क्लियर? राइट, मूविंग अहेड, मूविंग अहेड दिस इज समथिंग जो भी मैं आपको बोल चुकी हूँ कि कंपनी लॉ के ज्यादातर फॉर्म्स जो हैं वो सारे के सारे फॉर्म्स आज की तारीख में दिल्ली जाते हैं, ज्यादातर फॉर्म सेंट्रल रजिस्ट्री में जाते हैं। तो उसके बारे में एक टॉपिक दे रखा है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सेंटर खोला है जिसको हम सेंट्रल स्क्रूटिनी सेंटर बोलते हैं। जब भी आप एमसीए पे कोई फॉर्म अपलोड करते हो इस सेंटर में चला जाता है और वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उसको कंट्रोल करती है। दिस इज ऑल्सो फॉर योर इंफॉर्मेशन, नॉट फॉर योर एग्जाम, यू कैन चेक दैट, you can check that, read it, not something for exam, I must say. यहाँ तक कोई डाउट, एनीथिंग यू वांट मी टू रिपीट, एनी पॉइंट सो फार आई सेड ओनली दैट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? और इसके अलावा I would just go with one more, just a second. Yeah, yes, this is done. Down next पे everyone. Okay, coming on the next part, come on chapter number 12, come on. पहुंचो अपनी बुक में भी चैप्टर नंबर 12 पे, कन्वर्जन। कन्वर्जन पे पहुंचो एंड उसमें सबसे पहले मैं ओपीसी वाले पॉइंट्स पे जाना चाहूंगी। कैन आई से दिस वी हैव ऑलरेडी डन मैम? ओपीसी के प्रोविजंस में जहां जहां चैप्टर नंबर 2 में भी, हाँ चैप्टर नंबर 2 में भी जहां जहां 182 डेज की बात करी थी रेसिडेंट में, कैन आई से आप उसको 120 करोगे? यस, कैन आई से यू विल मेक इट 120 days only for OPC? So if you want to incorporate OPC, you have to be resident of India only for 120 days in a previous year, not for 180 days. Are we clear with this? And मैम जो सिटीजन का कंटेंट आई मीन क्राइटेरिया था, क्या वो अभी है? नहीं। सो कैन आई से फॉरेन सिटीजन हु इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 120 days कैन इनकॉर्पोरेट ओपीसी नाउ? कैन आई से दैट? और ये अमेंडमेंट आपकी बुक में ऑलरेडी हो चुका है,
जो यहाँ पे लिखा है, दिमाग में डाउट नहीं आना चाहिए, मैं आपको ऑलरेडी ये करवा चुकी हूँ. यू कैन सी दैट इट्स सब्सटीट्यूटेड बाय 120. यहाँ तक पहुंचो, फिर आगे जाते हैं. ये चेंजेस करने की जरूरत नहीं है बिकॉज मैं करवा चुकी हूँ. Coming on the next topic, you know that if you are OPC, you have two ways of conversion, mandatory and voluntary. Mandatory कब करना पड़ता था? When you cross 50 lakhs or 2 crores, as the case में भी आपको compulsorily convert करना पड़ता था INC 5 भर के, correct? Hello, क्या ये हमें अभी applicable है? क्या ये हमें अभी applicable है? No, ma'am. Just a second. I'll reach on your chapter number 12. मैं आपको चैप्टर नंबर 12 में अच्छे से डिफरेंसेस बता दूं. Okay, you can see page number 12.13 of your book, Provings Material. Reach there. क्या मैंने ये कैंसल्स नहीं करवाए हुए हैं? चेक दैट. ये आप ही की यूज की हुई बुक है जब हम बैच कर रहे थे, राइट? ये कैंसल्ड है आपकी बुक में भी. हेलो, यस. एंड वॉलेंट्री कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है. एंड उसमें यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ था, वॉलेंट्री कन्वर्जन इज नॉट परमिटेड अनलेस 2 years. कैन आई से वॉलेंट्री कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू प्राइवेट लिमिटेड? ये सारी लाइन कैंसल हो जाएगी क्योंकि 2 years का प्रोविजन अभी है ही नहीं. Can I say that you can anytime voluntarily convert now? There is no point of कि आप 2 साल तक convert नहीं कर सकते. अरे बिल्कुल कर सकते हो आप, कोई problem नहीं है. So remove this point. Remove this point and you can see the supplement. ये उसी बारे में है. Check omitted है ना? अपनी बुक में ये वाले पॉइंट को कैंसिल करो. Along with that, मैम बोर्ड मीटिंग वॉलंटरी ये सब सेम रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब परफेक्ट है. एंड फिर पेज नंबर 12.15 पे कैन आई से मैं आपको पहले ही ये चीज कैंसिल करवा चुकी हूँ. ये चीज मैं आपको पहले ही कैंसिल करवा चुकी हूँ, राइट? मैम जो सप्लीमेंट है वो इसी के बारे में बात कर रही है कि कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, उसकी पूरी प्रोसीजर दे रखी है, वो बराबर है. सब्स्टिट्यूटेड वाला पॉइंट, उसमें कोई डाउट नहीं है. पर ये जो ओमिटेड ओमिटेड लिखा है, वो क्यों लिखा है? क्योंकि अब वो 2 crore 50 lakhs का सीन नहीं है. एंड 182 to 120 हो गया मैम. इसके अलावा और कुछ भी नहीं है. रही बात वो प्रोविजन कन्वर्जन की, जो ओमिट हो चुका है बिकॉज अब मैंडेटरी कन्वर्जन है ही नहीं. यू कैन रीड दिस, आपको पता चल जाएगा. नो मैंडेटरी कन्वर्जन, इसलिए फॉर्म भी हट गया एनी मोर. मैम आइडियली चैप्टर नंबर 12 का ओपीसी का जो पार्ट देखें वो तो आप ऑलरेडी करवा चुके हो. अब जो कराने वाली हो ना वो चेंज है, अब थोड़ा सा ध्यान देना. प्राइवेट टू ओपीसी नहीं निकलेगा. किसी को प्राइवेट में से ओपीसी आना है वो बिल्कुल आ सकता है. ये ओपीसी को प्राइवेट अगर बनना था तो ऐसा था कि 2 साल के बाद ही बन सकते हो. अब ऐसा नहीं है, आप मैंडेटरी बनना पड़ेगा, वो नहीं है. तो प्राइवेट तो ओपीसी रहेगा ना. जो बेचारा प्राइवेट में काम कर रहा है उसको ओपीसी बनना है तो वो बिल्कुल बन सकता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है. क्लियर? प्राइवेट टू ओपीसी तो ऑफ कोर्स रहेगा. ओपीसी टू प्राइवेट जाना था ओनली आफ्टर 2 years, नो कंडीशन. नाउ यू कैन गो एनी टाइम. मैम यू हैव टू गो इफ यू आर क्रॉसिंग द लिमिट ऑफ 50 lakhs और 2 crores. अब वो भी नहीं है, आप कभी भी जाओ, तुम्हारी मर्जी. नाउ ओपीसी इज मोर ओपन फॉर यू टू गो विथ इफ यू आर फॉरेन सिटीजन. नाउ कमिंग ऑन दिस पार्ट, अब थोड़े चेंजेस हैं आपकी बुक में. आओ चेंजेस पे जो मैं अभी करवा रही हूँ चैप्टर नंबर 12 में. एंड चैप्टर नंबर 12 में आप जा सकते हो. रूल नंबर 41 जो था पब्लिक टू प्राइवेट, ढूंढो अपनी बुक में, पहुंचो अपनी बुक में पब्लिक टू प्राइवेट पे. या पेज नंबर 12.2 जिसमें आप देख सकते हो रूल नंबर 41 मिला. पेज नंबर है 12.4. आर यू ऑल विथ मी?
ओके, नाउ मूविंग अहेड मैम, उसमें क्या चेंजेस है? तो उसमें जो चेंजेस है, या कम ऑन पेज नंबर 12.6, आपकी बुक का 12.6 पे आओ. Okay, now I'm going with the new module as well. I mean new book after amendments. Chapter number 12. Yeah. So 12.6 पे आपको कुछ पैरा को उड़ाना है. So आप देख सकते हो. Yeah. So here you can check its return. Where no objection has been received, that is fine. Where regional director on examination of this is fine. एंड उसके बाद आप देखो न्यू मॉड्यूल में काफी कुछ चेंज है. ये बराबर है, ये भी बराबर है. उसके बाद के पैरास में कुछ चेंजेस हैं. जो 2 पैरास कट किए गए हैं. मैम कौन से पैरा को कट करना है? तो अब मैं आपको यहाँ पे लेके आ रही हूँ सप्लीमेंट में. अब थोड़ा यहाँ पे देखो, ओमिटेड कंटेंट आपको दिख रहा है. Where no order for approval and resubmission has been explicitly made by RD within a stipulated period of 30 days, it shall be deemed that application stands approved. मैम ये पैरा कहाँ है हमारा? Can you see that? Can you see that? मिला डी पॉइंट 9 के ऊपर. तो पहले ऐसा था, आरडी अगर 30 दिन में हमको रिप्लाई नहीं कर रहा है पब्लिक टू प्राइवेट कन्वर्ट करने के लिए, हम अज्यूम्ड मान लेंगे कि हाँ बोल दिया. अब अज्यूम कर सकते हो, अब अज्यूम कर सकते हो नहीं. कैन ऐसे आरडी के पास हो सकता है बहुत ज्यादा काम हो, एंड हो सकता है बिकॉज ऑफ द लोड दे कुडंट रिवर्ट, एंड दैट इज व्हाई कई बार पब्लिक कंपनी को मौका मिल जा रहा था प्राइवेट में चेंज करने के लिए. अभी गवर्नमेंट ने नॉर्म्स चेंज कर दिए. डीम्ड अप्रूवल नहीं मानना है, उसको वेट करना है. तो ये पैरा अपना पहले उड़ा दो. दिस इज अ चेंज, ओमिटेड कंटेंट. एंड उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं, वेयर ऑब्जेक्शन रिसीव, राइट, ये दोनों पैरा उसमें चेंज हो जाएंगे. सो आई वुड से ये जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं, ये आपके ये वाले, वेयर ऑब्जेक्शन इज रिसीव, ये जो 9th पॉइंट है, उसको आपको पूरा का पूरा सब्सटीट्यूट कर देना है इस सप्लीमेंट के पॉइंट्स पे. आई एम वेटिंग, चेक दैट, चेक करो. ये पूरा चेंज हो गया है. सो वेयर एन ऑब्जेक्शन हैज बीन रिसीव्ड और आरडी ऑन एग्जामिनिंग द एप्लीकेशन हैज स्पेसिफिक ऑब्जेक्शंस अंडर कंपनीज एक्ट 13, same shall be recorded in writing, and RD will hold the meeting hearing within 30 days and direct to give affidavit within 30 days from hearing. या तो रिजेक्ट करेंगे या अप्रूव करेंगे. एंड नो कंसेंसस रिसीव्ड, देन आरडी में अप्रूव द कन्वर्जन. ये दोनों पैरा न्यू, एंड ये जो आपकी बुक में ओल्ड है, इन दोनों को हटा के वो दोनों न्यू डाल दो. दैट्स इट. सो जो चेंज है ना, वो ये 60 डेज वाला पॉइंट हट जाएगा. सो ये वाला पैरा मेन चेंज है. देयर इज नो 60 डेज इन न्यू थिंग. सो दिस इज योर बुक एंड चेक द सप्लीमेंट. रेस्ट इज सेम. चेक, आई एम वेटिंग. वंस डन लेट मी नो. So you can see this is substituted. Substitution simply changes. Omitted मतलब वो content उड़ा दिया गया है. और addition में new section inserted. Are we all done? Okay. So let me tell you now. ये आपकी supplement है. वापस से मैं first page पे जा रही हूँ so that you can be free from this. So ये वाला topic कर दिया मैम. इसके बाद का small company changes कर दिया मैम. Foreign company वाला changes भी कर दिया मैम. Producer company आपने बता दिया मैम. उसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रोड्यूसर कंपनी एनीवे कर दिया. एंड द स्पाइस वाला मैम डजंट मैटर मच बिकॉज जीएसटी आईएन आधार ऑथेंटिकेशन अब हो सकता है. ये वाला आपको एक पॉइंट पढ़ने दिया दैट वी हैव सीएससी सिस्टम. एंड चैप्टर नंबर 12 में जो चेंजेस थे वो भी सारे करवा दिए मैम. जो ओपीसी का था वही मेन था. अब चैप्टर नंबर 13, दिस इज समथिंग, कैन आई से ये चीज मैं आपको ऑलरेडी चेंज करवा चुकी हूँ.
चेक दैट, गो इन योर बुक। आई बिलीव मैं चेंज करवा नहीं चुकी हूँ, आपको अमेंडेड बुक ही मिली थी। लेट मी गो देयर, गो ऑन चैप्टर नंबर 13 नो, और एमएसएमई पे जाओ। एमएसएमई, यस यू कैन सी आपका ऑलरेडी अपडेटेड है, जो पहले अलग था है, ऑलरेडी अमेंडेड है। Yeah, so this is as such no change for us because my micro small medium हमारा already amended था। उद्यम बाद में ऐड हुआ था आफ्टर लॉकडाउन थिंग एंड ऑल, उसके बाद ही उद्यम ये सब आया था। तो मैम आपने हमको वो भी कराया था। तो कहना से ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये उद्यम, ये मैम ऑलरेडी हमारी बुक में कवर्ड है, ऑलरेडी कवर्ड इन मटेरियल, सो दिस इज नॉट न्यू। आर वी क्लियर विद दिस? ये नया नहीं है। सो मैं आपको थोड़ा सा याद करा दूं, ये क्या है। पहले उद्योग आधार था एंड एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम था, उसकी जगह पे एक नया आया उद्यम, जो आपको फ्री में एक रजिस्ट्रेशन करवाना है। मैम मैं ऑलरेडी पुराने में रजिस्टर्ड हूं तो भी करवाना है, तो ही आपको वो 20,000 करोड़ का पैकेज का बेनिफिट मिलेगा, राइट। एंड फॉर दैट यू हैव टू बी माइक्रो स्मॉल और मीडियम। पहले माइक्रो स्मॉल मीडियम की डेफिनेशन अलग अलग हुआ करती थी फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड फॉर सर्विस इंडस्ट्री। नाउ इट्स अ कॉमन, बट द ओनली इंट्रोडक्टरी पार्ट इज, पहले सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट पे इन्वेस्टमेंट देखते थे, अब हम साथ में टर्नओवर भी देखते हैं एंड दोनों के बीच में एंड देखते हैं। सो यू सी एंड, एंड दिस इज end. So this is what we check. If you're micro, small or medium, you are going to go with the Udyam registration, and this is how you're supposed to register. And I'm sure मैंने आपको उद्यम की वेबसाइट भी दिखाई थी। So this is not a new process for you. So मैम चैप्टर नंबर 13 में कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। और इसका आपको 13 मिनट का वीडियो मिल चुका है ना, इसलिए यहाँ पे एनोटेशंस भी किए हुए हैं, चेक। देख लिया सबने वो वीडियो? जिन्होंने नहीं देखा यूट्यूब पे भी है, आपको शायद ग्रुप में भी मिल चुका है। क्लैरिटी एवरीवन? Clear with PIRP? So this is all about the amendments. सप्लीमेंट हो गई, इसके अलावा भी कहीं कुछ अमेंडमेंट रह गया था तो मैं आपको वापस से एक बार रिमाइंड करा दूं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 में जाओ, जो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, बट स्टिल एक रिमाइंड। सो चैप्टर नंबर 3 के अल्ट्रेशन पार्ट पे जाओ, पार्ट 2 आई मीन। So you can see here, change, या ये मैं आपको चेंज करवा चुकी हूँ, राइट। पेज नंबर 3.23, जो पहले ट्रेडमार्क के लिए आपको यू कैन से ट्रेडमार्क या नेम के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम था, यहाँ पे आप उसको, जस्ट अ सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड। ये करवा चुकी हूँ ना मैं आपको ऑलरेडी, यस। चेंजेस, ओके। एंड प्लीज सी दिस, इज इट चेंज्ड और नॉट, सी दैट ऑल्सो। चेक करो क्या ये चेंज आपकी बुक में हो चुका है। अगर नाम चेंज करने को सेंट्रल गवर्नमेंट आपको रेक्टिफाई करने को बोल रहे है, और अगर आपने अपना नाम चेंज नहीं किया, नो प्रॉब्लम। पहले ऐसा था कि गवर्नमेंट आपको पेनल्टी लगाएगी, अभी पेनल्टी नहीं लगाएगी, अभी वो अपनी मर्जी से जो उनको सही लगेगा वो नाम देके छोड़ देगी। चेक दैट, आई एम वेटिंग, चेक दैट, आई एम वेटिंग। जस्ट कंफर्म ना कि ये मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, आपको आपकी बुक में किया हुआ है। एनीबडी प्लीज कंफर्म किया हुआ है? ओके फाइन। Just a second, I would like to discuss one more point. आई गेस ये अमेंडेड था, इसको प्लीज 6 मंथ नहीं 3 मंथ्स रखना। मेरी मिस्टेक है, ये ऐड किया हुआ है ऑलरेडी, इसको 3 मंथ्स ही रखना। या कीप इट 3 मंथ्स ओनली। क्लियर?
Okay, with this, almost changes done, and except that one thing you can change in your IBC chapter, and जहाँ पे आओ 21 पे। सो मैम 21 में एग्जैक्टली चेंजेस क्या आएंगे आफ्टर PIRP? कहने से एक तो ये चेंज आएगा एप्लीकेबिलिटी में, देखो आपकी बुक में सिर्फ 1 करोड़ दिखेगा, अब साथ में PIRP लिखो मिनिमम 10 lakhs। सो पेज नंबर फर्स्ट वन 21.1 जिसमें एक एप्लीकेबिलिटी में चेंज करो, एंड चैप्टर जहां पे भी आपका खत्म हो रहा है उसके बाद आपकी सप्लीमेंट का पोर्शन PIRP ऐड कर दो। That's it. So this are all the changes covered. इसके अलावा और कोई changes नहीं, और जहां तक कि चैप्टर नंबर 7 की पेनल्टी चेंज था वो भी मैं करवा चुकी हूँ। सो वो लास्ट सप्लीमेंट में भी कवर कर दिया था, एंड आपकी बुक में भी ऑलरेडी चेंजेस करा दिए मैंने। गो ऑन चैप्टर नंबर 7 NPO सेक्शन 8 कंपनी का पेनल्टी एक बार देख लो, क्रॉस वेरीफाई कर लो। मैं क्रॉस वेरीफाई सारे अमेंडमेंट्स इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मुझे आप ही में से कुछ लोगों के मैसेजेस आए, मैम OPC 182 डेज में से 2020 हो चुका है ना, आप ही के बैच में से ये मैसेजेस आए, जबकि मैं आपके बैच के साथ ये ऑलरेडी डील कर चुकी थी। सो दैट्स द रीजन आई एम जस्ट गोइंग विद द वन मोर रिविजन, सो दैट कोई डाउट नहीं हो कि ये हो गया था कि नहीं। ओके, इन दिस या ये पेनल्टी का अमेंडमेंट 7.2 पे हो चुका है ना, जो इम्प्रिजनमेंट थे वो हटवा दिया था ना, चेक हटा दिया ना ये। सो दिस इज द चेंज जो भी आपको करवा दिया था। ओके, सो विद दिस एज सच डन विद ऑल द अमेंडमेंट्स एंड दिस सप्लीमेंट। इसके अलावा सेटिंग अप में कोई अमेंडमेंट नहीं है। ऑफ कोर्स कंपनी लॉ में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए बिकॉज ऑफ कंपनीज एक्ट 2020, उसके कुछ अमेंडमेंट सेटिंग अप सब्जेक्ट को अफेक्ट करते हैं, इसलिए हमारी सप्लीमेंट में। अदरवाइज चैप्टर नंबर 13 हम कर चुके थे, उसका कोई चेंज हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, उद्यम हम कर चुके हैं। सो रही बात चैप्टर नंबर 2 की, बता दिया, चैप्टर नंबर 12 की बता दिया, एंड लास्ट चैप्टर नंबर 30 सॉरी चैप्टर नंबर 21 जिसमें एक नया टॉपिक PIRP, दैट्स ऑल। इसके अलावा अब आपके लिए कोई अमेंडमेंट कोई चेंजेस नहीं है। चेक एनी डाउट्स एनीथिंग यू कैन पुट ऑन चैट बॉक्स। सो यहाँ तक रखते हैं एवरीवन। So I'll meet you soon and all the very best for your exam. Thank you so much everyone.